तो आओ बेटा, आज हम लोग लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले अपने लोगों ने मुंह में पाई जाने वाली दो रचनाओं के बारे में पढ़ लिया है। कौन किन किन दो रचनाओं के बारे में पढ़ लिया है? जिह्वा और दांत। इन दो रचनाओं के बारे में अपने लोगों ने पढ़ लिया है कि ये क्या होते हैं और पाचन में ये कैसी भूमिका अदा करते हैं। आज आइए हम लोग पढ़ें कि ये लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इनकी रचना कैसी होती है, इनका कार्य क्या होता है, पाचन में ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इन सब के बारे में आइए आज हम लोग जाने। देखो भैया, लार ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाने वाली कुछ ग्रंथियां होती हैं। तो हम लोग ये जान ले कि ये ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथियों को आप ऐसे समझें कि जैसे हमारे शरीर में कुछ छोटे छोटे थैले पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। ग्रंथियां क्या है? हमारे शरीर में पाई जाने वाली छोटी छोटी गांठें या छोटी छोटी थैलियां, जिनसे अपने आप कुछ रस स्रावित होता है, उसे हम ग्रंथ कहते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ ग्रंथियां हमारे मुंह में भी पाई जाती हैं, जिन्हें हम लार ग्रंथियां कहते हैं। क्यों इन्हें हम लार ग्रंथियां कहते हैं? क्योंकि ये लार का श्रावण करती हैं। लार ग्रंथियां अपने अंदर से क्या निकालती हैं? लार निकालती हैं या सलाइवा निकालती हैं। इन्हें सैलिवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो ये लार ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां हैं, यही एक बात 1 मिनट में हम लोग ये भी जान लें कि ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वो ग्रंथियां जो नली के माध्यम से अपने रस का श्रावण करती हैं, मतलब जो रस वो निकालती हैं वो नली के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा बहिर्स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी ग्रंथियां? जो अपने द्वारा निकलने वाले रस को किसके माध्यम से निकालती हैं? नली के माध्यम से। उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ध्यान दें कि कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो अपने द्वारा निकलने वाले रस को सीधा खून में मिला देती हैं। ऐसी ग्रंथियों को बेटा हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं हमारे शरीर में जो नली द्वारा भी रस का श्रावण करती हैं और सीधा रुधिर में भी मिला देती हैं। ऐसी ग्रंथियों को बेटा हम मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। तो बताइए, ग्रंथियां कितने प्रकार की हो गई? ग्रंथियां 3 प्रकार की हो गई, बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। अब आप ध्यान दें, इसको एक उदाहरण से समझें कि जैसे मान लीजिए आपके खेत में कोई मोटर लगा है। अगर मोटर में पाइप बंधी हुई है और पाइप के द्वारा पानी खेत में जा रहा है, तो आप मोटर को बोलोगे बहिर्स्रावी, क्योंकि मोटर का पानी किसके द्वारा जा रहा है? पाइप के द्वारा जा रहा है। तो आपका मोटर क्या हो गया? बहिर्स्रावी। और वही पाइप आप खोल दें, मोटर से पानी निकले और सीधा खेत में चला जाए, तो आपका मोटर क्या हो गया? अंतःस्रावी। अगर पाइप लगी है तो बहिर्स्रावी, अगर पाइप नहीं है तो अंतःस्रावी। ठीक इसी प्रकार से अगर ग्रंथियों में पाइप लगी है, नली लगी है, तो बहिर्स्रावी, और अगर पाइप या नली नहीं लगी है तो अंतःस्रावी। तो हमारे मुंह में जो पाई जाने वाली लार ग्रंथियां हैं ये बहिर्स्रावी होती हैं, क्योंकि ये अपने रस का श्रावण नली के माध्यम से करती हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य के मुंह में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो बेटा, मनुष्य के मुंह में, हम लोगों के मुंह में 2 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो माइनर होती है और दूसरी मेजर होती है। मतलब माइनर मतलब छोटी और मेजर मतलब बड़ी। माइनर ग्रंथियां वो लार ग्रंथियां होती हैं जो हमारे मुंह में सैकड़ों की संख्या में पाई जाती हैं मुख गुहिका में, और ये अपने द्वारा सिरस और म्यूकस 2 प्रकार के रस का श्रावण करती हैं। यही आप जान ले कि सिरस क्या होता है, म्यूकस क्या होता है। म्यूकस बेटा वो लार होती है जो गाढ़ी होती है, और सिरस वो लार होती है जो पतली होती है। सिरस मतलब पतली लार और म्यूकस मतलब गाढ़ी लार। तो ये हमारे मुख की म्यूकस लेयर होती है, जो हमारी मुख गुहिका होती है, इससे 2 प्रकार के लार निकला करती है, सिरस भी और म्यूकस भी, मतलब गाढ़ी लार भी और पतली लार भी। इन जो ये माइनर ग्लैंड्स होती हैं हमारे मुंह में, इनकी संख्या सैकड़ों होती है। और दूसरे प्रकार की ग्रंथि कौन सी होती है हमारे मुंह में पाई जाती है? मेजर ग्लैंड्स, मतलब मुख्य ग्रंथियां। जो लघु ग्रंथियां होती हैं वो सैकड़ों होती हैं, लेकिन जो मुख्य ग्रंथियां होती हैं जो संपूर्ण लार का लगभग 95% श्रावण करती हैं, वो केवल 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं मुख्य लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी। और माइनर
जो ग्रंथियां होती हैं, लघु ग्रंथियां होती हैं, वो सैकड़ों होती हैं। और ये जो 3 जोड़ी मुख्य लार ग्रंथियां होती हैं, ये संपूर्ण लार का लगभग 95% श्रावण करती हैं, और 5% जो लार होती है वो कौन स्रावित करती है? लघु ग्रंथियां। हमारे मुंह में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। अगर लार को हम अंदर ना जाने दें और किसी बर्तन में इकट्ठा करें तो लगभग कितनी लार प्रतिदिन निकल सकती है? 1 से 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर का डिब्बा भर जाएगा, इतनी लार निकलती है। अब आप ध्यान रखें कि ये जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में, माइनर और हमारे मुंह में माइनर और मेजर, तो मेजर में कौन कौन सी हो गई? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी हैं? देखो बेटा, मेजर में 1 जोड़ी लार ग्रंथि तो कान के नीचे पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड। और चूंकि ये कान के मूल में पाई जाती है, इसीलिए इसका एक नाम है कर्णमूल ग्रंथि। कर्ण मतलब कान और मूल मतलब जड़, तो कान के मूल में मतलब कान के बिल्कुल पास नीचे जो ग्लैंड पाई जाती है उसे कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं या पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है, क्योंकि कान 1 जोड़ी होता है, तो 1 जोड़ी ये हो गई। यही ध्यान रखें कि ये संपूर्ण स्रावित होने वाले लार का 20% स्रावित करती है। जो 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है उसका 20% कौन निकालता है? पैरोटिड ग्लैंड। और इसके द्वारा निकलने वाली जो लार है, जो सलाइवा है, वो कैसी होती है? सिरस होती है। सिरस मैंने आपको बता दिया, ये पतली लार है। तो ये तरल लार निकालती है 20%। और यही ध्यान रखें कि पैरोटिड ग्लैंड से जो लार आकर के मुंह में गिरती है जिस नली के माध्यम से, उसको बोलते हैं बेटा स्टेनसन्स डक्ट। कौन सी डक्ट? स्टेनसन्स डक्ट। इसी डक्ट के द्वारा, डक्ट का मतलब होता है नली, इसी नली के द्वारा पैरोटिड ग्लैंड से लार आकर के मुंह में गिरती है। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये मनुष्य के मुंह में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य के मुंह में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो पैरोटिड ग्लैंड। इसका वजन लगभग 30 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 30 ग्राम तक। और आप ध्यान रखें कि पैरोटिड ग्लैंड में कभी कभी वायरस का संक्रमण हो जाता है। जब वायरस का संक्रमण हो जाता है बेटा, और किस वायरस का संक्रमण हो जाता है? पैरामिम्सो नाम का वायरस। कौन सा वायरस? पैरामिम्सो नाम का वायरस जब पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण कर देता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग मम्स या गलसुआ बोलते हैं। गलसुआ बीमारी देखा है आपने ना? हम लोगों के बचपन में जब हम लोगों को गलसुआ बीमारी हो जाती थी तो हम लोग सोचते थे कि हम मोटे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ गाल में सूजन आ जाती थी, तो हम लोगों को लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं, हमारा चेहरा भर रहा है, क्योंकि 1-2 दिन तक 3 दिन तक इसमें कोई दर्द नहीं होती है। लेकिन 3 दिन के बाद इतनी असहनीय दर्द होती है कि खाने पीने में भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? मम्स या गलसुआ बीमारी बोलते हैं। और बेटा यही पैरोटिड ग्लैंड, यही कर्णमूल ग्रंथि सांप में जहर का काम करती है। मतलब सांप में जहर कहां भरा रहता है? पैरोटिड ग्लैंड्स में। सांप में जहर कहां भरा होता है? पैरोटिड ग्लैंड्स में। कितनी पाई जाती है मनुष्य के मुंह में? 1 जोड़ी। जिस नली से ये लार निकालती है उसको बोलते हैं स्टेनसन्स नली। तो 1 जोड़ी ये हो गई मुख्य ग्रंथि। अब आए देखें दूसरी ग्लैंड बेटा हम लोगों के जबड़े के नीचे पाई जाती है। इसको हम लोग अधोहनु बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड? अधोहनु। जबड़े के ठीक नीचे, इसको आप अंगुली से टच करके देख भी सकते हो, 2 गांठें होती हैं। तो 2 और जबड़ा है तो 2 गांठें मतलब 1 जोड़ी। तो 1 जोड़ी वो, 1 जोड़ी ये, 2 जोड़ी हो गई। यही ध्यान रखें कि ये पैरोटिड ग्लैंड की तुलना में छोटी होती है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी, पैरोटिड से छोटी सबमैंडिबुलर या अधोहनु। अधोहनु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सबमैंडिबुलर। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड या अधोहनु ग्लैंड कितना पाई जाती है? 1 जोड़ी। कहां पाई जाती है? जबड़े के ठीक नीचे। और ये कैसी लार निकालती है? म्यूकस। म्यूकस मैंने आपको बताया है गाढ़ी लार। ये कैसी लार निकालेगी? गाढ़ी लार निकालेगी। और यहीं आप ध्यान रखें कि ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है,
ये जो लार निकालती है मुंह में जिस नली के द्वारा आकर के गिरती है उसको हम बोलते हैं वाल्टन्स डक्ट। कौन सी डक्ट? वाल्टन्स डक्ट। वाल्टन्स डक्ट से ये नली, इसी नली से लार आकर के मुंह में गिरती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बेटा ये भी ध्यान रखें कि ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है ये पैरोटिड ग्लैंड से छोटी होती है, लेकिन संपूर्ण लार का 70% अकेले स्रावित करती है। तो देखने में तो ये इससे छोटी है और छोटी होती भी है, लेकिन देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो देखने में तो ये छोटी है, लेकिन संपूर्ण लार का कितना परसेंट निकालती है? 70%। चलिए ये हो गई दूसरी जो है महत्वपूर्ण लार ग्रंथि। दो जोड़ी हो गई। अब एक जोड़ी पैरोटिड और दूसरी जोड़ी अधोहनु या सबमैंडिबुलर। अब आए तीसरी जोड़ी देखें। देखो बेटा ये तीसरी जोड़ी जो मुख्य लार ग्रंथि होती है ये हमारे जिह्वा के ठीक नीचे पाई जाती है। तो जिह्वा के ठीक नीचे आप शीशे में कभी देखें अपनी जीभ उठा करके तो आपको दो छोटे छोटे छेद दिखाई पड़ेंगे। उसी के ठीक नीचे अधो जिह्वा ग्रंथि पाई जाती है। तो चूंकि जीभ के नीचे है इसीलिए इसका नाम है अधो जिह्वा। जिह्वा मतलब जीभ और अधो माने नीचे। जीभ के नीचे है इसलिए अधो जिह्वा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? सबलिंगुअल। ये भी एक जोड़ी पाई जाती है। तो अब बताइए कितनी जोड़ी मुख्य लार ग्रंथियां हो गई? 3 जोड़ी। अब ध्यान रखेंगे आप ये जो लार ग्रंथियां होती हैं सबलिंगुअल, ये 8 से 20 नलियों द्वारा ये लार का श्रावण कहाँ करती हैं? मुंह में करती हैं। कितनी नलियों की मदद से? 8 से 20 नलियां। और इनके द्वारा जो लार निकलता है वो भी म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है। और संपूर्ण लार का, जितनी लार हमारे मुंह में निकलती है उस संपूर्ण लार का ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स कितना परसेंट निकालती है? 5%। तो इस प्रकार से ये 3 जोड़ी जो मुख्य लार ग्रंथियां हैं ये 95% लार का श्रावण करती हैं। और जो 5% बचता है उसको लघु ग्रंथियां या माइनर ग्लैंड्स करती हैं, जो हमारे मुंह में सैकड़ों की संख्या में होती हैं। तो ये तो रहा बेटा लार ग्रंथियों का परिचय। अब आइए हम लोग देख लें कि लार ग्रंथियों से हमको फायदा क्या है। ये ऐसे प्रकृति ने दे दिया है कि इनसे हमारे शरीर को कुछ लाभ भी है। तो लार ग्रंथियां लार निकालती हैं, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा निकालती हैं, और सलाइवा बहुत महत्वपूर्ण द्रव है हमारे मुंह में स्रावित होने वाला। ध्यान रखें लार का पीएच 6.8 होता है, अर्थात ये इसकी प्रकृति थोड़ी अम्लीय होती है। 7 के नीचे अगर पीएच 7 है तो विलयन उदासीन होता है, अगर 7 के नीचे है तो विलयन अम्लीय होता है। तो 6.8 मतलब 7 के नीचे है ना, मतलब ये लार जो है थोड़ा अम्लीय प्रकृति की होती है। अब ये जो अम्लीय प्रकृति की लार होती है देखें इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखो बेटा इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। अब ये टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है जो लार में पाया जाता है? ये बेटा मंड को शर्करा में बदलता है, मतलब मंड का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। और कौन है करता है? टाइलिन नाम का एंजाइम। इसी लार में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के साथ पानी के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मार डालता है। ये जीवाणुनाशी है। अब देखें लार का कितना महत्वपूर्ण काम है। और ध्यान रखें बच्चों में लार बहुत निकलती है। क्यों बच्चों में लार बहुत निकलती है? क्योंकि बच्चे उल जलूल खा लेते हैं, यहाँ तक मिट्टी भी खा लेते हैं, हाथ में कुछ भी गंदा लगा है हाथ को मुंह में डाल लिए। तो प्रकृति बड़ी ही समझदार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रकृति क्या करती है? प्रकृति बच्चों में लार का श्रावण खूब करवाती है, ताकि अगर बच्चों के भोजन के साथ या हाथ में लगे हुए बैक्टीरिया उसके मुंह में चले जाएं तो ये लाइसोजाइम नाम का एंजाइम ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को मार सके। किसी किसी बच्चे में तो इतनी लार निकलती है कि मम्मी उसको अंगोछे से गला बांध देती हैं कि लार जो टप 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 चुए तो उसी अंगोछे पर चुए, वो कपड़ा ना खराब करे। लेकिन वो प्रकृति की समझदारी है, ऐसे लार बच्चों में ज्यादा नहीं बनती, उसकी जरूरत है बच्चों में इसलिए ज्यादा बनती है। अब देखें तीसरा एंजाइम बेटा कौन सा है? तीसरा एंजाइम है म्यूसिन एंजाइम। ये म्यूसिन एंजाइम क्या करता है? कौर को चिकना करता है।
देखो बेटा, हम लोग जो भोजन करते हैं वो थोड़ा रफ होता है, वो चिकना तो होता नहीं है। तो भोजन को ग्रास नली में सरकने योग्य बनाने के लिए म्यूसिन जो है उस रफ भोजन को स्मूथ भोजन में बदल देता है, थोड़ा चिकना कर देता है। और देखें, इसी लार में एक एंजाइम और पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम बेटा भोजन में किए गए फैट्स, वसा या तेलीय पदार्थ का विखंडन शुरू कर देता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भोजन में जो फैट होता है इसको पचाना सबसे कठिन काम है। तो फैट को मतलब तेलीय भोजन को, बसीय भोजन को पचाने का काम भी लार शुरू कर देती है। और लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। यही आप ध्यान रखें कि लार जो है वो अम्ल क्षार संतुलन का भी काम करता है। किसका काम करता है? अम्ल क्षार संतुलन का काम करता है। किसकी मदद से? इसमें पाया जाता है बाइकार्बोनेट आयन और फास्फेट आयन। तो बाइकार्बोनेट और फास्फेट आयन के मदद से ये दोनों आयन पाए जाते हैं लार में। उसी की मदद से लार जो है वो भोजन में, हम लोग अगर अम्लीय भोजन कर लिए हैं या क्षारीय भोजन कर लिए हैं तो उन दोनों के बीच में संतुलन का भी कार्य करता है। और ध्यान रखें, लार जो है मितली में भी आराम देता है। मितली जानते हैं ना? मान लीजिए हम लोगों ने कोई ऐसा भोजन कर लिया, उत्तेजक भोजन कर लिया जिससे अचानक हमको मिचली आने लगी। तो मिचली आने की दशा में जैसे उत्तेजक भोजन हमारे मुंह में जाता है वैसे ही लार सक्रिय हो जाती है, ज्यादा लार निकलने लगती है और उस मितली वाले उत्तेजक पदार्थ को डाइल्यूट कर देती है, बिल्कुल लार में घोल देती है, जिससे उत्तेजक पदार्थ का प्रभाव कम हो जाता है और मितली से हमें आराम मिल जाता है। यही एक बात और ध्यान रखें कि अगर लार ना हो और भोजन को लार में हम साने ना तो हमें भोजन का स्वाद भी ना मिले। तो भोजन का स्वाद मिलने में भी लार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लार भोजन कर लेने के बाद भी कौर जब अंदर चला जाता है तब भी लार निकलती रहती है। इससे हमारे मुंह की सफाई भी होती रहती है। और लार क्या करता है? आप कल्पना करो कि जिस दिन आपका मुंह सूखा रहता है बोलने में कितनी समस्या होती है। तो लार हमारे मुंह को नम रखता है और हमें बोलने में भी मदद पहुंचाता है। अब देखें लार के कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं। लार कोई पानी नहीं है, पानी जैसा दिखता है लार, लेकिन वो पानी नहीं है, ये अमृत जैसा द्रव है। अमृत जैसे द्रव को हम यत्र तत्र थूक करके बर्बाद ना करें। हम तंबाकू खा करके, पान के साथ या वैसे यत्र तत्र थूकते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम थूक रहे हैं, पानी थूक रहे हैं। नहीं भैया, हम अमृत जैसा द्रव थूक रहे हैं, क्योंकि लार का हमारे शरीर में इतना महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम लार को थूक दे रहे हैं तो इन सब लाभों से अपने आप को वंचित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पॉइंट पढ़ने के बाद कम से कम अब यत्र तत्र आप लार को फेंकेंगे नहीं, थूकेंगे नहीं और अपने पर्यावरण को गंदा भी नहीं करेंगे। थूकने से पर्यावरण भी गंदा होता है, ये आप जानते ही हो। तो इन बातों से आप लोग बचोगे। और बेटा ये भी ध्यान रखो कि कुछ जीव लार का उपयोग करके अपने घाव को भी ठीक कर लेते हैं। जैसे कुत्ता, अगर कुत्ते को कहीं घाव हो जाता है तो अपनी जीभ से चाट करके लार की मदद से वो घाव भी सही कर लेता है। तो मुझे लगता है ये लार ग्रंथि वाला जो चैप्टर है इसको आप बहुत बेहतर ढंग से समझे होंगे कि इसका पाचन में या अन्य कार्य में ये किस प्रकार से हमारी मदद करता है। ठीक इसी प्रकार से पाचन से संबंधित और अंग को लेकर के हम शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होंगे।